नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 4 नवंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मिशन सागर। ठीक है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिशन सागर सेकंड लॉन्च किया गया है। इससे पहले मिशन सागर फर्स्ट चल रहा था। क्या है ये दोनों मिशन, समझेंगे डिटेल से। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहता है यूपीआई ट्रांजैक्शन, इसे समझेंगे। और लास्ट आर्टिकल हमारा होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। पहले भी हम इस आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज एक रिवीजन हो जाएगा उन्हीं पॉइंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर के पीडीएफ नोट चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मिशन सागर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्या है मिशन सागर, क्यों ये न्यूज़ में आया है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को। किस चीज़ के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है? टू डील विद द पैंडेमिक लाइक कोविड-19 या फिर अदर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जैसे कि कहीं पर साइक्लोन वगैरह आ गया जिसके कारण काफ़ी सारा लॉस हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार के जो कैलेमिटीज़ होती हैं उनसे डील करने के लिए और कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये पूरा इनिशिएटिव चला रहा है। इसी के अंदर रिसेंटली आईएनएस ऐरावत के द्वारा क्या किया गया है? फूड आइटम की डिलीवरी की गई है टू द पीपल ऑफ सूडान। ठीक है, इस मैप में देखिए आप, यहां पर है आपका ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है आपका। ठीक है ना, यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, और यहां पर है आपका सूडान। ऑलराइट, यहां नीचे है सूडान, साउथ सूडान। ये जो कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है। ठीक है, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फूड असिस्टेंट का प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनके जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है ये पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिबूती है। ठीक है, यहाँ पर आपका एट्रिया है। इन कंट्रीज़ में और सूडान और साउथ सूडान, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना पूरा इनिशिएटिव चला रहा है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं मिशन सागर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि सागर मिशन है क्या। तो देखिए, सागर को लॉन्च किया गया था 2015 में। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? तो इंडियन ओशियन रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया था 2015 में। मकसद ये था कि वो कंट्रीज जो कि इंडियन ओशियन रीजन में आती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना एक दूसरी कंट्रीज को, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक टाइजेस को भी इंक्रीज करना, सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना एक दूसरे के बीच में, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना ताकि रिलेशन अच्छे मेंटेन हो सके सभी कंट्रीज़ के बीच में और इस पूरे रीजन में पीस वगैरह इस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो सागर इनिशिएटिव के साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ईस्ट इंडिया पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम और ब्लू इकोनॉमी। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया चला रहा है और जहाँ पे फोकस इंडिया का यही है कि अपनी प्रेजेंस को डोमिनेट करना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ तो इंडिया ने मिशन सागर चलाया और वो मिशन सागर 1 था। ठीक है ना, मिशन सागर 1। यहाँ पे क्या किया गया था, आपका जो आईएनएस केसरी है उसकी मदद से अलग अलग जो आसपास की कंट्रीज हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, अब रिसेंटली क्या किया गया है कि ये जो मिशन है मिशन सागर, इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है और यहाँ पर मदद ली गई है आईएनएस ऐरावत की। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। क्या है यूपीआई ट्रांजैक्शन, पहले इसे समझते हैं, कंटेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ आपके ऐसे ऐप्स हैं, आप सभी को पता होगा वैसे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। कुछ आपके ऐप्स हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, पेटीएम वगैरह। ये काफ़ी पॉपुलर ऐप्स हैं जिनकी मदद से लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये जो ऐप हैं वो वर्क करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है ना,
तो हाल फिलहाल में रीसेंट कंटेस्ट ये है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, एक बॉडी है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। अभी बस इसको दिमाग में रखिएगा कि इस एजेंसी ने डाटा रिलीज किया है और उस डाटा में ये बताया है इंडिया में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो बूस्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। अराउंड 2 बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉस कर लिया है यूपीआई ट्रांजैक्शन बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है, तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं यूपीआई प्लेटफॉर्म की मदद से। ठीक है, क्यों बूस्ट मिला है रिसेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शन को? तो देखिए, पहला रीज़न तो कोविड-19 के कारण है। लोगों को इस बात का डर है कि जो आपकी फिजिकल करेंसी हैं उन करेंसी की मदद से कोरोना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। ठीक है, मैंने अगर कुछ अपने पास पैसे हैं वो मैंने किसी दुकानदार को दिए, अगर मेरे पास कोरोना के वायरस हो गए तो वो उस व्यक्ति तक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उनको अवॉइड करने के लिए लोग फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी। ठीक है ना, जहाँ पे यूपीआई की मदद ली जाती है। ठीक है, और क्या रीज़न है जिसके कारण यूपीआई का जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है? तो यूपीआई जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, जैसे कि फ़ोन पे होगा या पेटीएम वगैरह हुआ, इनके द्वारा क्या किया जाता है, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग कैशबैक वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो कैशबैक के लालच में आकर भी लोग यूज़ करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स का। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है साइबर क्राइम का। ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे वगैरह गायब हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई हैकर वगैरह हो सकता है जो आपका अकाउंट को हैक कर ले, यूपीआई को की जो सिक्योरिटी उसको बाईपास कर जाए और आपके अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल ले। तो ये थ्रेट हमेशा ही बना रहता है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ये एजेंसी है जो कि सारे आपके जो ट्रांसफर्स होते हैं, पैसों का जो लेन देन होता है उससे डील करती है। ठीक है, इस एजेंसी को सेटअप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन में। ठीक है, अंडर एन एक्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस एक्ट के अनुसार इस बॉडी को सेटअप किया गया था। ये जो आपकी एजेंसी है ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इसको रजिस्टर किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ऑलराइट, क्या मकसद है इसका? तो इसका मकसद ये है कि जो है आपका फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो सेटलमेंट वगैरह होता है, वो सारा लेन देन का जो काम होता है वो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संभालता है। ठीक है, आप एटीएम में गए, ठीक है ना, एटीएम में जाके आपने पैसे निकाले, आपके पास एटीएम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन आपने आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम को यूज किया। ठीक है, तब क्या होगा, आपका पास तो एटीएम जो है वो दूसरे बैंक का है, फिर क्या इस एटीएम में काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, आप इस एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो फिर एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो इन सारी चीज़ों को जो लेन देन होता है हिसाब, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, अलग अलग इंटरफेसेस हैं, अलग अलग ऑपरेटेड सिस्टम है जो कि एनपीसीआई के द्वारा चलाए जाते हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके हम उन्हें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे फेमस है इसका भीम ऐप। ठीक है, इसका ये नाम का एक ऐप भी चलता है जो आपके में से बहुत सारे लोगों के फोन में इंस्टॉल भी होगा। ठीक है, ये जो भीम ऐप है इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना, यानी कि यूपीआई। ठीक है, इसकी ये भी एक प्रकार का यूपीआई बेस्ड ट्रांसफर सिस्टम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला है जो सिस्टम है, जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑलराइट, इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल एटीएम्स में एक सुविधा होती है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड वगैरह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना आधार कार्ड डालकर, ठीक है, और विद द यूज ऑफ योर फिंगरप्रिंट्स आप पैसे वगैरह विड्रॉल कर सकते हो। यहां पर आपको बैंक डिटेल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज से रिलेटेड मैटर्स भी एनपीसीआई डील करता है। ठीक है ना, ट्रांसफर वगैरह कैसे होगा वो भी एनपीसीआई देखता है। इसके बाद अगला और बहुत फेमस है जो कि है फास्टैग। ठीक है, ये वर्क करता है अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन। ठीक है ना, क्या किया जाता है, जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर इस प्रकार के फास्टैग्स वगैरह लगाए दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये गाड़ी क्या करेगी, एक टोल को क्रॉस करेगी तो अपने आप इस की फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया जाएगा। ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया जाएगा और ये जो कार्ड है इस कार्ड की फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा और अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो कार्ड है वो एक अकाउंट से लिंक होगा और उस अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाएंगे और टोल का जो प्राइस है वो अपने आप पेड हो जाएगी।
ठीक है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी है फास्टैग की, ऑलराइट, आपको ये पॉइंट याद रखना है। कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वर्क कर रहा है, तो स्मॉल रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस वगैरह लगे होंगे, ठीक है ना, ये आपकी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। जब भी हाउस वगैरह के जो लोन वगैरह होंगे या फिर क्रेडिट वगैरह ट्रांसफर का काम किया जाएगा तो डायरेक्टली किया जा सकेगा, ठीक है ना, ये बेसिक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये जो है हाल फिलहाल न्यूज़ में भी रही थी, ये इंस्टेंट पेमेंट सर्विस है। यहाँ पे क्या 24 आवर और 7 डेज अ वीक आप पेमेंट का ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग अ मोबाइल फोन, ऑलराइट। इसके बाद रुपए कार्ड। रुपए कार्ड जो है वो एक प्रकार का डेबिट कार्ड है, ठीक है, जो आप एटीएम वगैरह में यूज करते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हो। ये जो कार्ड है ये इसको डेवलप करने का काम भी एनपीसीआई के द्वारा किया गया है, ठीक है। इससे जो आपके ट्रांसफर वगैरह होते हैं पेमेंट वगैरह का, वो भी एनपीसीआई ही देखता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करता है रुपए कार्ड, जहां पर ये आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटी फिशिंग, ठीक है। एंटी फिशिंग क्या होता है कि क्या करते हैं, कुछ कॉल्स की मदद से या फिर ईमेल्स की मदद से आपको क्या करते हैं, लोग लुभाने की कोशिश करते हैं। आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगते हैं कि आपका एटीएम कार्ड नंबर वगैरह हमें बता दीजिए। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है आपसे मांगता है तो जो रुपए कार्ड है वो प्रोटेक्टिव रहता है एंटी फिशिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, आपको बचाता है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कंटेस्ट क्या है, रिसेंटली आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन रेड्डी, उन्होंने क्या किया था, एक रिटर्न एप्लीकेशन टाइप की दी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े को, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने उन्हें बताया था, इन्फॉर्म किया था कि जो स्टेट हाई कोर्ट है वो इंटरफेयर कर रही है उनके कामों में, ऑलराइट, और कोशिश कर रही है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उसको सुपरसीड किया जाए और उसकी पावर को कम किया जाए, ठीक है। ऐसे आरोप हाई कोर्ट के ऊपर लगाए थे वहाँ के सीएम ने, आंध्र प्रदेश के सीएम ने, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ, फिर एक लॉयर थे, उन्होंने एक रिटर्न एक लेटर लिखा किसको हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्हें, ठीक है ना। उनसे बोला कि स्टेट सीएम के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, कुछ प्रोसीडिंग वगैरह होनी चाहिए, कुछ एक्शन वगैरह लिए जाने चाहिए अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑलराइट। हम डिस्कस करते हैं कंटेम्प्ट होता क्या है। देखिए कंटेम्प्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने क्या किया, आपको कोई ऑर्डर दिए, ठीक है ना, एक व्यक्ति है ए, इस ए व्यक्ति को कोर्ट ने बोला कि आपको जो है उपस्थित होना होगा कोर्ट के अंदर और अपनी गवाही वगैरह देनी होगी, ठीक है ना। इस ए व्यक्ति ने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, आप सिर्फ डिसोबीडियंट हो जाते हो कोर्ट के प्रति, कोर्ट के जो ऑर्डर है उनको नहीं मानते हो, जैसे कि जो कि ए ने किया, ठीक है ना। ए ने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया, ऑलराइट। अब ये ए व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कोई आम नागरिक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी के एक्स्ट्रा वो क्या करता है, ए व्यक्ति जो है वो मजाक उड़ाता है कोर्ट का, वो बोलता है मैं तो नहीं आऊँगा, जो आपसे करते बने आप वो कर लो, ठीक है ना। कोर्ट की अवहेलना करता है, ठीक है ना। यहाँ के जो जजेस वगैरह हैं उन्हें गाली वगैरह देता है, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कोर्ट, यानी कि आपने ऐसी कोशिश की जिसके कारण जो आपकी कोर्ट है उसको डिफेम करने की कोशिश की गई आपके द्वारा, या उसके जो जजेस वगैरह हैं उनकी इमेज को आपने खराब करने की कोशिश की है पब्लिक आई में, तब ये हो जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कोर्ट। तो उम्मीद है आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं आपके इससे रिलेटेड, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215। आर्टिकल 129 के अंडर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, लोगों को पनिश कर सकता है, अथॉरिटीज को पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ठीक है। इसी प्रकार की सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है अंडर आर्टिकल 215, ठीक है। एक आपका एक्ट भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके सेक्शन 10 में भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास पावर है
और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास पावर है ये कि वो क्या कर सकती हैं, वो पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। मैंने सुप्रीम कोर्ट बोला था, सुप्रीम कोर्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऑलराइट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कुछ आपके सुझाव वगैरह हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।